आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जो कि इतिहास है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और विस्तृत जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हम बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। यह जो आपका चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। लघु उत्तरी में आपका पहला प्रश्न है, घुमंतू खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घुमंतू खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है घुमंतू या इसी को झूम खेती एशिया में, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की पारंपरिक कृषि पद्धति है। इस प्रकार की खेती में वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता है। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं। इसके कई स्थानिक नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमने या तावी व श्रीलंका में इसे चेना और हिंदुस्तान में इसे घुमंतू खेती के लिए जाना जाता है। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, घुमंतू खेती को एशिया या अफ्रीका में या श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, वानिकी में नए बदलाव क्या हैं। आपका प्रश्न है, वानिकी में नए बदलाव क्या हैं। उत्तर होगा इसका 80 के दशक से वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की अपेक्षा जंगलों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों को शामिल करना होगा। अर्थात वनों को हम तभी बचा सकते हैं जब वन प्रदेशों के लोगों को शामिल करेंगे और इसके बारे में उन्हें बताएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन्य उत्पाद किस प्रकार लाभदायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन्य उत्पाद किस प्रकार आवश्यक है। उत्तर होगा, वनों में रहने वाले लोग वन्य उत्पादों जैसे कि कंदमूल, पत्ते, फल व जड़ी बूटियों का प्रयोग कई चीजों के लिए करते हैं, इसीलिए यह लाभदायक है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। इस पर एक टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा, वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया है। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के पेड़ लगा दिए गए हैं। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र का आकलन किया और वन प्रबंध के लिए योजनाएं बनाई, जिससे कि वनों को बचाया जा सके। इसलिए वैज्ञानिक वानिकी की स्थापना की गई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अपराधी कबीले किन्हें कहा जाता था और वे किन गतिविधियों में संलिप्त थे। अपराधी कबीले किन्हें कहा जाता था, वे किन गतिविधियों में संलिप्त थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीले कहा जाता था, जिन्हें लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता था। यानी ये लोग लकड़ी चुराते थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों एवं वन लगाने वालों में एक अच्छे जंगल पर क्या वैचारिक मतभेद थे। ग्रामीणों एवं वन लगाने वालों में एक अच्छे जंगल पर क्या वैचारिक मतभेद थे। तो उत्तर है, सन 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद वन विभाग ऐसे पेड़ चाहता था जो भवन, समुद्री जहाज या रेलवे स्लीपर निर्माण के उपयुक्त हों। उन्हें ऐसे पेड़ चाहिए थे जो कठोर लकड़ी दे सकें और लंबे व सीधे हों। इसलिए
टीक व साल के वृक्षों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे लोग टीक और साल के वृक्षों को अधिक से अधिक लगा सकें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जावा के कलंग कौन थे? वे इतने बहुमूल्य क्यों थे? जावा के कलंग कौन थे? वे इतने बहुमूल्य क्यों थे? जावा जो आपका द्वीप है या इंडोनेशिया में पड़ता है, इसका उत्तर होगा जावा के कलंग कुशल वन काटने वाले और घुमंतू खेती वाले थे। वे इतने महत्वपूर्ण थे कि जब 1755 में जावा की माताराम सियासत का विभाजन हुआ तो 6000 कलंग परिवारों को 2 राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनकी दक्षता के बिना सागौन की कटाई करके राजाओं के महल बनाना कठिन होता था। अर्थात जो जावा के कलंग थे वे कुशल वन काटने वाले और घुमंतू खेती करने वाले थे। ये लोग सागौन की कटाई करके राजाओं के महल बनाते थे। अब हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। बस्तर के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? बस्तर के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बस्तर में विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, जैसे कि मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, हलबा। ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, किंतु इनके रीति रिवाज एवं मान्यताएं एक जैसे हैं। बस्तर के लोगों का विश्वास है कि प्रत्येक को धरती माँ द्वारा जमीन दी गई थी और बदले में प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को कुछ अर्पित कर इसकी देखभाल करते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा के प्रति भी आदर प्रकट करते हैं। यानी बस्तर के जो लोग थे वे प्रकृति का बहुत अधिक सम्मान करते थे। अब हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध क्यों लगाया? औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध क्यों लगाया? इसका उत्तर होगा औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि पहला टॉपिक है औपनिवेशिक सरकार घुमंतू खेती को वनों के लिए हानिकारक मानती थी। दूसरा है वे भूमि को रेलवे के लिए लकड़ी पैदा करने के लिए तैयार करना चाहते थे। अगला प्रश्न है उन्हें डर था कि जलाने की प्रक्रिया खतरनाक साबित हो सकती थी। और अगला है सरकार ने घुमंतू खेती को प्रतिबंधित कर दिया। यह औपनिवेशिक सरकार ने के द्वारा लगाया गया एक प्रतिबंध था। अब हम सभी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है भारत में व्यावसायिक वानिकी कब और क्यों आई? इसे अमल में लाने पर इसने भारत के वनों में निवास करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो पहला प्रश्न है। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच बैंड्रिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यानी अंग्रेजों ने डायट्रिच बैंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर सलाह लेने के लिए बुलाया और उस देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। यदि प्रश्न आता है आपका कि भारत में पहला वनों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा डायट्रिच बैंड्रिस को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। बैंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। नियम बनाए गए और इस तरह पूरी प्रणाली कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दी गई। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
ताकि लकड़ी के उत्पादन हेतु वनों को संरक्षित किया जा सके। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे ही वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। भारतीय वन अधिनियम ने भारतीय वन के निवासियों के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया। आपका पहला टॉपिक है, उनके सभी दैनिक कार्य अपने घरों के लिए लकड़ी काटना, अपने पशुओं को चराना, कंदमूल एकत्र करना, शिकार एवं मछली पकड़ना सभी गैर कानूनी हो गए। दूसरा है, अब लोग वनों से लकड़ी चुराने पर बाध्य हो गए और यदि वे पकड़े जाते तो वे वन संरक्षकों की दया पर होते थे जो उनसे रिश्वत वसूला करते थे। अगला टॉपिक है, पुलिस वाले एवं वन रक्षक अपने लिए मुक्त खाने की मांग करके लोगों को अधिक से अधिक सताते थे। अगला टॉपिक है, सरकार ने घुमंतू या झूम खेती पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया था। समुदायों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। घुमंतू या झूम खेती करने वालों को अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया। यानी ये सभी जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे या बहुत ही खराब प्रतिबंध थे जो कि अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में लगाया गया। जो वनों में लोग थे उन पर यह लगाया गया था जो कि उनके आगे बढ़ने की समस्या को खत्म कर दिया। अब हम अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। बस्तर के लोगों की अंग्रेजों की वन नीतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, इसके क्या परिणाम निकले। दूसरा प्रश्न है, बस्तर के लोगों की अंग्रेजों की वन नीतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, इसके क्या परिणाम निकले। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। बस्तर के लोग उस समय चिंतित हो उठे जब 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 वनों को आरक्षित करने और घुमंतू खेती, शिकार और अन्य उत्पादों के संग्रह पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। वन नीतियों का विरोध करने के लिए कांगेर वन के धुरवा संप्रदाय ने इसमें पहल की, जहां सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। और इस क्रांति के होने से, यानी जो धुरवा संप्रदाय के लोगों ने यह क्रांति की थी, उसके कुछ परिणाम निकले जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी का एक ढेला, लाल मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। दूसरा है, प्रत्येक ग्रामीण ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। अगला है, बाजार लूटे गए, अधिकारियों व व्यापारियों के घरों, स्कूलों और पुलिस थानों को लूटा व जगमगाया गया, यानी जला दिया गया, तथा अनाज का फिर से पुनर्वितरण शुरू कर दिया गया। अगला है, जिन पर हमले हुए उसमें से अधिकतर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। अगला है, अंग्रेजों ने इसका कड़ा प्रत्युत्तर दिया, यानी विरोध किया और विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजी। अंग्रेज फौज ने आदिवासियों के तंबुओं को घेर कर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अगला टॉपिक है, जिन लोगों ने बगावत में भाग लिया था उन्हें पीटा गया और उन लोगों को सजा दी गई। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वनों पर नियंत्रण पाने के लिए जावा में डचों ने क्या नीति अपनाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनों पर नियंत्रण पाने के लिए जावा में डचों ने क्या नीतियां अपनाई। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। जावा अब इंडोनेशिया के एक चावल उत्पादक द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु एक समय यह अधिकतर जंगलों से भरा हुआ था। डचों ने वहां वन प्रबंधन
की शुरुआत की, यानी वहां भी ये लोग प्रतिबंध लगाने लगे। अंग्रेजों की तरह डचों को भी समुद्री जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था। सन 1600 में जावा की जो अनुमानित जनसंख्या थी वह लगभग 34 लाख थी, और वे सभी लोग, जितने लोग जावा यानी इंडोनेशिया का एक द्वीप है, निवास करते थे, वे सभी लोग घुमंतू खेती ही करते थे। यानी किसी एक स्थान पर कुछ समय तक खेती करते थे, उसके बाद उस स्थान को बदलकर अगली जगह पर ये लोग खेती करने लगे। जावा के कलंग कुशल लकड़हारे व घुमंतू खेतिहर थे। वे इतने महत्वपूर्ण थे कि जब 1755 में जावा की माता राम रियासत का विभाजन हुआ तो 6000 कलंग परिवारों को दो राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनकी दक्षता के बिना सागौन की कटाई करके राजाओं के महल बनाना कठिन होता। जब 18वीं शताब्दी में डचों ने वनों पर नियंत्रण प्राप्त किया तो उन्होंने कलंगों को अपने अधीन करके उनसे काम लेने का प्रयास कर दिया। यानी जब डचों का इन पर नियंत्रण हो गया, यानी अधिकार कर लिया वहां के कलंगों पर, तो ये सभी लोग उनसे जबरदस्ती काम करवाने लगे। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर मिलते रहते हैं, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी 2023 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक विषय में हाई स्कूल में आएंगे उसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।